एकदम घातक निकलकर सामने आया है। ऐसे में लगातार लोगों को परेशानियां तो हो ही रही है, हर जगह मातम पसरा हुआ है। आज इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनके साथ करा देते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता है, चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के। स्वागत है आपका डीके जी। आलोक सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट है। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ पर। और दिलीप कुमार है, वायरोलॉजिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपसे है, चूंकि आप चेयरमैन है फ्लिक्स हॉस्पिटल के। तमाम ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें आप देख रहे हैं जिससे कि हर घातक वो चीज आपको दिखाई दे रही है, चूंकि लगातार आप हॉस्पिटल में बने हुए हैं एक योद्धा बनकर। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा, ये तीसरा स्ट्रेन इन दो स्ट्रेनों के मुताबिक कितना घातक है? देखिए, शायद आप किसी लहर की बात कर रहे हैं। स्ट्रेन तो बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जो हमारे पास अभी जो करंट स्ट्रेन चल रहे हैं वो है, उसमें इंग्लैंड का, यूके का स्ट्रेन है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, ब्राजील का है, साउथ अफ्रीका का है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है इंडिया का, या ट्रिपल म्यूटेंट इंडिया का। तो ऐसे कई सारे स्ट्रेन आइसोलेट हो चुके हैं। और ये जो स्ट्रेन है, दूसरी लहर वाले जो स्ट्रेन है, वो पहली लहर से कहीं ज्यादा तेज गति से फैल रहे हैं, कहीं ज्यादा संक्रामक है। इनका स्प्रेड रेट, इन्फेक्शन रेट कहीं ज्यादा है। इनकी R0 वैल्यू 1.8 है, पहले वाला 1 था। तो मतलब 80% से ज्यादा ये लोग तेजी से गति से फैल रहे हैं। और पहले और अब में क्या डिफरेंस था कि पहले जो इन्फेक्शन होता था बहुत हल्का होता था, या एसिम्प्टोमेटिक होता था, उसमें लक्षण नहीं होते थे या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते थे। अब जो नया जो इन्फेक्शन हो रहा है इन स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, उसमें ज्यादातर लोगों को लक्षण आ रहे हैं। मतलब एसिम्प्टोमेटिक लोग कम है, सिम्प्टोमेटिक ज्यादा है। खांसी है, जुकाम है, बुखार, गले में दर्द, छाती में दर्द, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स काफी आ रहे हैं। और एक बड़ी बात क्या देखने को मिल रही है कि ये सारे मरीज जो हैं पहले की तुलना में ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। जो पहले मरीज होते थे नॉर्मली 5-6 दिन का बुखार होता था नॉर्मली, और खांसी जुकाम बुखार से ठीक हो जाता है। अब क्या होता है, बुखार लंबा परसिस्ट कर रहा है, 10-12 दिन परसिस्ट कर रहा है। अगर इन लोगों हम छाती का सीटी स्कैन करते हैं तो निमोनिया ज्यादातर पेशेंट में मिल रहा है। पहले निमोनिया नहीं मिलता था या बहुत कम लोगों को मिलता था, और काफी परसेंटेज लोगों में निमोनिया ज्यादा मिला है। मतलब जो वायरस है करंट कहीं ना कहीं तेजी रही, और साथ में जिन लोगों को संतुलित कर रहा है उनके अंदर निमोनिया डेवलप कर रहा है और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है। इसलिए हमने देखा कि बहुत सारे जो मिड एज के पेशेंट्स हैं, तो यंग है 32-35 ईयर्स के लोग, उन लोगों में निमोनिया हो रहा है, ARDS हो रहा है, डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वायरस पहले से ज्यादा वायरुलेंट, संक्रमक है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा डेथ कर रहा है। इसीलिए सारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बिकॉज इतने सारे लोगों को निमोनिया हो रहा है। सरकार को, हम सबको उम्मीद नहीं थी कि इतने आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट केसेस बढ़ जाएंगे और इतने लोगों को शायद निमोनिया होगा या उनको ऑक्सीजन की कमी की जरूरत पड़ेगी, अपनी जरूरत। जो ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। दिलीप कुमार जी का रुख करेंगे। दिलीप कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप वायरोलॉजिस्ट हैं, आप इस घातक वायरस को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप, और आपके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस घातक कोरोना वायरस में सामने आए हैं और किस तरह से आपने हैंडल किए हैं? मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को एक बेहतर सुझाव दें। सो मेरी वॉइस आ रही है, राइट? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जावेद जी। नमस्कार। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो नया स्ट्रेन हमारा अभी पर्टिकुलरली इंडिया में जो पाया गया है वो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है। उसके पहले डॉक्टर डीके गुप्ता ने ये बताया ये कि यूके का स्ट्रेन है, ब्राजील का स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। सो करंटली ये हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि किस जगह पे कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा वो कर रहा है। इनफैक्ट अभी आंध्र प्रदेश में एक और नया स्ट्रेन देखा गया है, तो हो सकता है वो भी वहाँ पे सर्च कॉज कर रहा हो। लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ वेरी क्लियर। सबसे पहली जो क्लियर बात ये है कि हमारे यहाँ जो अभी स्ट्रेन हमारे यहाँ जो सर्कुलेट हो रहा है वो उसका विरुलेंस बहुत ज़्यादा है। विरुलेंस की वजह से लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, राइट? सेकेंड थिंग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले वाले जो पुराना वेव था उसमें जो भी इन्फेक्ट हो रहे थे मेजरली वो लोग ओल्ड एज पर्सन हुआ करते थे। इस बार क्या हो रहा है कि आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द पर्सन, इस बार सब लोग को वो सिम्टम्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ही हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम क्रैश हो रहा है। बिकॉज सब लोगों को सिम्टम आ रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, दे हैव टू विजिट हॉस्पिटल मल्टीपल टाइम्स। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेट हो रही है, राइट? नाउ एज ए वायरोलॉजिस्ट या एज ए आई वुड से साइंटिस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? करंटली मैं अभी भी सबको यही बताता हूँ जहाँ भी जाता हूँ
अभी तक हमारे पास जो भी वैक्सीन है और जो भी डेटा है, एक बात बहुत क्लियर है कि हम अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो हमको एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलेगा उसकी वजह से। तो वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन, लाइक कि अगर जो कोई भी स्ट्रेन हो, अगर आप अच्छे से फुली वैक्सीनेटेड है, इवन आपको एक डोज भी मिलता है, तो ये गारंटी है कि आपका सीवियर नहीं होगा जो सिम्टम आएगा। अगर मोस्ट प्रोबेबली आप अगर ठीक ठाक है तो इन्फेक्ट ही नहीं होंगे। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आप 1-2-3 डेज में रिकवर कर जाएंगे विदाउट हैविंग सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन हो गया है, आप मैक्सिमम पीपल मस्ट ट्राई टू गेट। जी दिलीप कुमार जी हमारे साथ न्यूज नाउ के दिलीप कुमार जी हमारे साथ न्यूज नाउ के एडिटर इन चीफ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से डॉक्टर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, क्या लगता है कितना घातक है ये, और किस तरह से अभी जो डॉक्टर हैं बहुत सी जगहों पर लापरवाही भी निकलकर सामने आई है, और इस तीसरे स्ट्रेन को बहुत नाजुक तरीके से भी लिया जा रहा है, हालांकि ये घातक बहुत है। मेरी ना दिलीप जी से ये सवाल है कि जैसे साउथ अफ्रीका ने अभी कोविशील्ड को लेके एक बहुत मतलब बैन कर दिया, कई और कंट्रीज में कोविशील्ड को लेके बैन हो चुका है, और अभी इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है वो कोविशील्ड की सबसे ज्यादा है। तो लोगों में एक मिथ है, लोगों में कंफ्यूजन है कि कोवैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं। सोशल मीडिया पे इस तरह की भ्रामक चीजें प्रसारित हो रही हैं, बहुत कंफ्यूजन परसिस्ट कर रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं? हाँ। क्योंकि आप पहले भी जो जो कोविड को लेके कर रहे हैं, आप पहले भी उस पे मूवमेंट चला चुके हैं, कई लोगों को एक्सपोज भी किया आपने, तो उस पे आप क्या कहना है? राइट, या सो पुरुषार्थ जी, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि राइट नाउ ये चीज बोलना कि ये वैक्सीन अच्छी है, फाइजर की उससे अच्छी है या स्पुतनिक उससे अच्छी है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको ये देखना है कि सारे वैक्सीन का ट्रायल डिफरेंट जियोग्राफिकल प्लेसेस पे किया गया है। जैसे फाइजर के वैक्सीन का ट्रायल प्राइमरली यूएस में हुआ है, राइट। हमारे यहाँ जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनका ट्रायल हमारे यहाँ हुआ है और उसका एफिकेसी डेटा हमारे पास है, राइट। अगर आपके पास एफिकेसी डेटा अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किए गए ट्रायल का अवेलेबल है, इसका मतलब है कि वो वैक्सीन हमारे पॉपुलेशन के लिए सेफ है, तो वो हमें लेने से पहले सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अंदर एक मिथ आ जाता है कि हमारा वैक्सीन, ये वाला कोवैक्सीन में ये प्रॉब्लम है या कोविशील्ड में ये प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे से उसका ट्रायल किया गया है। 1000 ऑफ पीपल के ऊपर कोविशील्ड का ट्रायल हुआ है, कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल हुआ, उसका एफिकेसी स्टडी किया गया है, मोर देन 82% एफिकेसी दिखाया गया है, राइट। और उनकी सेफ्टी जो है वो हर साइंटिस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है। तो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको बहुत अच्छे से देखा गया है कि किसी का कोई सेफ्टी इश्यू प्राइमरली नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 13-14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है फर्स्ट डोज, एंड अराउंड 3 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज मिल चुका है। सो विच मीन्स अराउंड 16 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। अगर आप देखते हैं तो आउट ऑफ 16 करोड़ वी हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज वैक्सीन्स इन दिस 60 करोड़ पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि दीज वैक्सीन्स आर सेफ फॉर द पीपल। तो किसी भी को जो लोग भी ये सुन रहे हैं या जो लोग भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर आपका वैक्सीनेशन का स्लॉट आता है, कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है, दोनों ही आपको प्रोटेक्शन देगी, दोनों इंडिजीनियस वैक्सीन है, अच्छे से स्टडी की गई है। तो मैं आपको बोलूँगा किसी भी भ्रामक बात में ना आए। आपका नंबर आता है तो आप वैक्सीन की दोनों डोज लीजिए अपने टाइमिंग पे, आपको 100% उसकी वजह से आपका सीवियरिटी तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर गुप्ता से और डॉक्टर जो आलोक जी हैं सोशल एक्टिविस्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा है कि जो थर्ड वेव पे बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा घातक असर पड़ेगा, और क्या जैसे हम सेकंड वेव में हमने देखा कि नोएडा और एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से पैरालाइज हो गया, तो नोएडा क्या स्ट्रेंथन है आगे थर्ड वेव को बच्चों के हिसाब से कैटर करने के लिए? आलोक जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनको वो भी फीडबैक उनको भी काफी मिलता रहता होगा। डॉक्टर गुप्ता तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं इस फाइट में। तो मेरा इन दोनों से सवाल है कि मतलब क्या होना चाहिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे थर्ड वेव में बच्चों को हम बचा के रख सकें? देखिए, मैं अगर डॉक्टर साहब से पहले मौका ले लूँ बोलने का तो डॉक्टर साहब की इजाजत चाहूंगा। देखिए, मुद्दा ये है कि आम आदमी में सबसे पहले तो भय का माहौल व्याप्त है। पुराने जो या टेक्निकल टर्म्स में आप वेव कहते हैं,
तो पहले हमने देखा कि लोगों को घरों से पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता था, और सेकेंड वेव में ये है कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, ना तो उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, ना उन्हें दवाई मिल रही है, ना कोई किसी प्रकार का सहयोग उनको मिला है। अब जाके पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी स्थिति काबू में आई है। सामाजिक होने के नाते हम लोगों के पास लोगों के फोन आते हैं कि आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल बेड दिलवा दीजिए, कहीं ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, कहीं दवा दिलवा दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सेकेंड वेव में ही, जिसमें बड़ों को दिक्कत हो रही है, बड़े तो अपनी हालत को बता भी सकते हैं कि अभी हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। तीसरा वेव बड़ा ही भयानक जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि अगर वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि, और शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है, बच्चों के लिए आईसीयू की भी अलग व्यवस्था होती है, जो शायद हमारे देश में बहुत कम है। तो हमें ये लगता है कि अभी हमारी तैयारी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव में जो हम झेल रहे हैं, उससे हमें तीसरे वेव को के बारे में सोच के भी ही एक शरीर में एक आदमी को बहुत ही भयावह स्थिति या चित्र उसके सामने उत्पन्न होता है। डॉक्टर गुप्ता, आपका क्या इस पे पॉइंट है? देखिए, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, वो हमें लोग इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो अभी तक 18 साल से ऊपर हैं, और बच्चे बिकॉज वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे अगले 3-4 महीने या 6 महीने में, कि अभी जो वैक्सीनेट ट्रायल चल रहा है वो 12 साल से ऊपर कोविशील्ड ने स्टार्ट किया, कोवैक्सीन में, सॉरी, कोविशील्ड को स्टार्ट भी नहीं किया, या फाइजर को भी अप्रूवल मिला टीनेज के लिए। तो अभी छोटे बच्चे कम से कम 12 साल से कम, तो अभी कोई स्टडी भी नहीं चल रही है, 12 साल से ऊपर स्टडी चल रही है, उनका भी अप्रूवल कब आएगा कुछ पता नहीं। तो अगले बच्चे जो हमारे वो हाई रिस्क रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, या वो वर्जिन पॉपुलेशन रहेगी जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर सरकार चाहे, अगर हम सब लोग चाहें कि हम बाकी पॉपुलेशन को जो 70-80% आठ पॉपुलेशन हमारी है, उन सबको वैक्सीनेट कर दें, तो भी बच्चों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और थर्ड वेव नाम की चीज नहीं आएगी। अगर जब तक 80% लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते, लोग नहीं लगा पाते बच्चों में छोड़ के, तब तक हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना पड़ेगा। पास से लॉकडाउन लगा के रखना पड़ेगा, सरकार को जितनी भी गैर जरूरी गतिविधियां हैं, बच्चों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको बंद करके रखना पड़ेगा, तो ही हम तीसरी वेव को रोक सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है 3-4 महीने बाद दोबारा ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है बच्चों की, उनको एक्सपोजर हो और वो इन्फेक्ट हो। बट बच्चों में अच्छी बात अभी तक ये है कि बच्चों में साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन और डेथ बहुत कम है, सीवियर डिजीज नहीं हो रही है। नॉर्मल बच्चों में जो बीमारी हो रही है वो हल्की फुल्की बीमारी हो रही है, बहुत रेयर केसेस में कुछ सिंड्रोम्स है, जैसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो हो रहा है, अदरवाइज बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे। हाँ, एक चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के जो ट्रायल्स हैं, सरकार को चाहिए कि एक्सपेडाइट करे, ट्रायल को कंप्लीट जल्दी करे, जल्दी से जल्दी वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराए। अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं तीसरी लहर की बात जो कर रहे हैं तो भय दिखा के हमें लगता है डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग करंट लहर में फोकस करें, जितने लोगों को डेथ बचा सकते हैं, जितने लोगों की ऑक्सीजन दिलवा सकते हैं, जितने लोगों को बेड अरेंज करा सकते हैं, वो ज़्यादा जरूर करें। और तीसरी रही बात, जैसे आलोक सिंह सर ने बोला कि बच्चों के लिए बेड, सही बात है, बच्चों के लिए हमें न्यूनेटल आईसीयू तो नहीं चाहिए, लेकिन पी आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू की बहुत कमी है देश में। तो पीडियाट्रिक आईसीयू डेफिनेटली खाली इस लहर के लिए, वैसे भी हमें पीडियाट्रिक आईसीयू की सुविधा डेवलप करनी चाहिए, उनको बेड बढ़ाने चाहिए। जैसे नोएडा में एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, इस तरह के और हॉस्पिटल खोलने चाहिए यहाँ पे बेड्स हमें पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट डेवलप करनी चाहिए। तो शायद हमें खाली कोविड नहीं और बहुत सारे बच्चों की बीमारियाँ होती हैं, सीरियस इलनेस होती है, उनसे भी हमें फायदा होगा, बच्चों को उनसे हम बचा सकते हैं। ठीक है। नहीं, बात देखिए, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि हमारे दिलीप कुमार साहब ने बोला कि ब्राजील का स्ट्रेन है या किसी अन्य यूके का स्ट्रेन है, देखिए आम आदमी को जो रह रहा है उसे स्ट्रेन का तो पता ही नहीं है, और उसे स्ट्रेन के बारे में जानने की उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसको तो ये चाहिए कि जब उसे ज़रूरत हो उसे उचित चिकित्सा सहायता, मैं सुविधा भी नहीं कहूँगा, सहायता शब्द का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो सहायता है वो पिछले 2 हफ्ते में बहुत ही एक ऐसी गंभीर चिंतन की स्थिति में सहायता थी, जहाँ पे आप सोचे कि हॉस्पिटल्स के बाहर भी लोगों ने दम तोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे समाज हो, चाहे हमारे राजनीतिक हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे साइंटिस्ट हों, हम सभी को मिलके अगले 2-3 महीने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और एक जो हम लोगों की तरफ से कमी है, समाज की तरफ से, वो ये है कि हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि ये रोग चला गया है। पीछे हमने खुद देखा कि दिसंबर और जनवरी के महीने में शादियों के दौरान काफ़ी भीड़ हुई, लोगों को ऐसा लगा कि वो जो है कोविड अभी है ही नहीं।
तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव की तैयारी में मेडिकल से ज़्यादा हमें सोशल तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये बताया जाए कि आपको मास्क नहीं लगाना है। मैं कहीं सुन रहा था कि अगर आप पूर्वांचल के क्षेत्र में मास्क लगा के चले जाते हैं तो ऑटो वाला आपसे डबल पैसे वसूल लेता है, ये कि ये कहीं बाहर से आया है, क्योंकि वहाँ पे या गांव के अंदर अब ये भय फैला है पंचायत चुनाव के बाद। उसके पहले मैं भी काफ़ी गाँव में घूमा था, आना जाना भी लगा रहता है। वहाँ पे आप मास्क लगा के जाइए या हाथ को सैनिटाइज करिए तो वो ये कहते थे कि भाई साहब आप तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत मान रहे हो, आपको कोई ज़्यादा ही टेंशन है या आप इतना भय में क्यों जी रहे हैं। तो लोगों को जागरूक होने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि संचार माध्यमों के द्वारा और सरकार को भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आपने अभी गांव का मुद्दा उठाया कि गांव में हम डेली सुनने में आ रहा है कि किसी गांव में 25 मौत हो रही है। आज मैं कहीं अपने लखनऊ में बात कर रहा था तो वहाँ पता चला कि एक गांव में 2 दिन में 125 डेथ हो चुकी है। तो मैं दिलीप जी और डॉक्टर गुप्ता से पूछना चाहूँगा कि ये जो डेथ का जो सिलसिला है इससे किस तरीके से रुक सकता है, और जो गाँव के हमारे लोग, जो हमारे दर्शक है जो गाँव से जुड़े हुए हैं और जो इस समय हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या क्या हिदायत देना चाहेंगे और क्या प्रिकॉशंस, क्योंकि जो हमारे कंपेयर टू मेट्रो सिटीज जो गांव की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, बहुत स्थिति वहाँ खराब है, दयनीय है। और मैं बहुत दूर नहीं जाता, हम दिल्ली से सटे हुए नोएडा की बात कर रहे हैं, आलोक जी वहीं से हैं, ग्रेटर नोएडा के आसपास के जो दादरी है, जेवर है, उधर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं की। तो उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, लोग घर में कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या मेजर्स लेने चाहिए? या डीके गुप्ता डॉक्टर आप बोलिए पहले। तो देखिए, हम सबको पता है कि हमारी जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है और 30% लोग हम लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, जिसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 80% जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टायर 1 सिटीज में कन्फाइंड है। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है और बड़े बड़े शहर लखनऊ है, कानपुर है। तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट है चीज़ें, जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। अगर हम बात करें गांव में तो वहाँ पे डॉक्टर का पेशेंट का रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो, वहाँ पे फार्मासिस्ट रेशियो, वहाँ पे बेड रेशियो, ये सारे बहुत कम है, जो एज WHO गाइडलाइन के हिसाब से कई गुना कम है। और प्लस वहाँ पे पेशेंट जो है उनका सुविधाएं कम है, सरकारी भी प्राइवेट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में लगभग 61% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके इलाज करते हैं। और उसकी वजह से लोग अपने घर बेचने पड़ते हैं, मकान बेचने पड़ते हैं, जेवर बेचने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है। तो ये स्थिति है जो कोविड से पहले की है। कोविड के बाद तो और भयावह स्थिति होगी, बिकॉज गाँव में कोरोना पहुँच चुका है, कोविड पहुँच चुका, रोज डेथ हो रही है, हम लोग पता लग रहा है। तो अगर हमें बचना है तो तरीका यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट गाँव के अंदर हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आलोक जी साहब जैसे सोशल एक्टिविटीज हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, NGOs हैं, तो राजनीतिक लोग हैं, इन सबको मिलकर एक ऐसा जन जागरण करना पड़ेगा कि गांव के लोगों में अवेयरनेस हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की, लोग मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, हाथ भीड़ भाड़ वाले को जाना बंद कर दें, पार्शियल लॉकडाउन लगा के रखें। ये जब भी हो सकता है जब सरकार सख्ती से कदम उठाए और साथ में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पूर्व में आलोक सिंह साहब बोल रहे थे, बहुत सारे पूर्व में ऐसे शहर हैं जहाँ पे डेथ हो रही है कोविड से, लोग उसको कुछ और वायरल का नाम दे रहे हैं, वो मानते नहीं कि कोरोना हमारे यहाँ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, उनके अंदर एजुकेशन की कमी है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा हमें बताना चाहिए कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली डायग्नोसिस, एग्रेसिव ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। लोग क्या करते हैं, शुरू के 5-6 दिन उसको हम लोग वायरल फ्लू मान लेते हैं, खांसी जुकाम बुखार लगता है, निमोनिया हो गया, तब तक हम मानते ही नहीं कि हमें कोरोना हो सकता है। मानते हैं अरे हम तो वायरल हो गया, नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस हो गई, नॉर्मल कोल्ड कफ हो गया। जब सांस में तकलीफ हो जाती है, जब सेचुरेशन 70% फॉल हो जाता है, तब अकल आती है। तब उस टाइम क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन बेड ICU बेड में मिलता है हम लोगों को, बिकॉज ऑक्सीजन बेड की ICU बेड की कमी है हमारे देश में, पहले से कमी है, अब तो और ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जैसे ही सिम्टम्स मिले तुरंत आप डायग्नोसिस करें, टेस्ट कराएं, कोविड एंटीजन टेस्ट कराएं, RT-PCR कराएं। अगर पॉजिटिव नहीं भी है पहले आइसोलेट हो जाए, अगर पॉजिटिव है तो दवाइयाँ लें और इलाज करवाएं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए वैक्सीनेशन पर, टीकाकरण पर, क्योंकि एक फाइनल जो हमारा हथियार है, तो जो इलाज है जिससे हम बच सकते हैं, कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है, वो है टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण। अगर हम इसको बढ़ावा दे दें, 60-70% आबादी को इम्यूनाइज कर दें, वैक्सीनेट कर दें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है पार्शियल लॉकडाउन, मतलब जो भी गैर जरूरी गतिविधियां, जैसे पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे होंगे, बंगाल में चुनाव हुए, राजनीतिक रैलियां हो, धज्जियां उड़ती रही सोशल डिस्टेंसिंग की, धरना प्रदर्शन हुए, कुंभ का मेला हुआ, स्कूल खुले हो रहे हैं, मॉल्स खुलते हैं, पब खुलते हैं। तो इन सब गतिविधियों को हमें लगता है समय अगले 3-4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, जब तक जरूरत ना हो, क्योंकि जान है, अदरवाइज ये हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, मेरा सवाल अब आलोक जी से है। आलोक जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरह से तब दोनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने अपने सुझाव रखे और तमाम वायरस से बचने के बातें भी बताई। यहाँ पे मैं ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप किस तरह की कंडीशन देख रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा में या फिर नोएडा में या फिर राजधानी दिल्ली में? क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं बेड खाली नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, और ये सवाल जो है डॉक्टरों पर भी उठाए जा रहे हैं, लापरवाहियां भी बताई जा रही हैं। तो आप किस तरह से ये कंडीशनें देख रहे हैं, या फिर आपने अभी तक सबसे घातक कंडीशन कौन सी फेस की है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हेलो हेलो, आवाज जा रही मेरी? जी जी आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, सॉरी, कुछ सिग्नल इशू था। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये हम किसी सरकार को ब्लेम करें या कहीं और ब्लेम करें, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार की त्रासदी के लिए, पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं था। और जी अभी भी आप देखें कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमारा कभी ध्यान गया नहीं। ये कोविड बेसिकली हमें एक सीख के तौर पे लेना पड़ेगा कि आने वाले अगले 50 सालों के लिए हमें किस प्रकार से, शहर की बात मैं नहीं करूंगा, देश के लिए कैसे तैयारी करनी है। एक तो जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं स्थानीय बात आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ मुख्य बिंदु रखना चाहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और किस प्रकार से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रेशियो होता है, तो रेशियो के अनुसार कितनी घनत्व पे कितनी हॉस्पिटल्स। अच्छा जी, हेलो, हाँ आलोक जी कैरी ऑन, आ रही आवाज आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि आवाज नहीं आ रही है। मैं रुक आप आपके जी डॉक्टर दिलीप जी का करूंगा। और दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह से आलोक जी ने भी अपनी बात रखी, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा हाइजीनिक है जिससे बचा जा सके? क्योंकि गांव देहात में तमाम लोग ऐसे हैं, उन्हें नहीं पता किस चीज का प्रयोग करना चाहिए इस घातक समय में, या किस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहर में तो लोग इतने संतुष्ट भी हो चुके हैं, इतना अंडरस्टूड भी हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन गांव देहात में लोगों को नहीं पता। हालांकि अब इसकी रफ्तार गांव की तरफ बढ़ने लगी है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें डेटा से ही सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। सो अभी जो हमारे यहाँ ट्रेंड दिख रहा है उसमें एक राहत वाली बात मैं आपको बताऊंगा कि इन्फेक्टिविटी जो हमारे स्ट्रेस या नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, दैट इज ट्रू। बट अगर आप मोर्टेलिटी या फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। सो द गुड थिंग इज दैट कि अगर आप उसकी अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं, राइट, जैसे डॉक्टर डी के गुप्ता ने भी बोला है कि द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको जो भी सबको ही पता है, बॉडी एक, फीवर, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो किसी को भी करना चाहिए गांव में, शहर में, आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल होता है तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करवा लीजिए, और उसके बाद प्रॉपर रेस्ट एंड गुड फूड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।